डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम कैलकुलेट कर सकते थे या हम बना सकते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फिर हमने उसके बाद जो है डेटा का जो भी आउटकम आया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनी, हमने फिर बाद में उसको हिस्टोग्राम के थ्रू शो किया और हमने पॉलीगॉन वगैरह बनाए। तो इस तरह से हमने सारी जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है जी डिस्क्राइबिंग डेटा। तो हम डेटा को डिस्क्राइब करते हुए दो चीज़ें ज़हन में रखते हैं कि जब भी हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो एक होती है हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन, कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन को मेजर कर रहे हैं जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। दूसरी होती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जब भी हम डेटा को डिस्क्राइब करने की तरफ चलते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें ये होती हैं, एक है मेजर ऑफ लोकेशन, एक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो मेजर ऑफ लोकेशन है इसके अंदर क्या होता है, इसमें नॉर्मली जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो दो चीज़ें होती हैं मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर। वो कौन कौन सी, कि उसके अंदर एक चीज़ होती है जी एवरेज। एवरेज हम सम टाइम काफ़ी दफ़ा हम कुछ चीज़ें जो है एवरेज फॉर्म में बता रहे होते हैं। जैसा हमने शुरू में एक एग्जांपल ली कि जो सेविंग रेट है ना जी मुल्तान का, हम सपोज करते हैं जी मुल्तान का सेविंग रेट है वो है जी 12%। ये जो 12% ने मुल्तान का सेविंग रेट कहा, तो ये 12% तमाम लोगों का सेविंग रेट नहीं है। किसी का सेविंग रेट 12 से ज़्यादा होगा, किसी की सेविंग 12 से कम होगी, किसी की सेविंग जो है वो नेगेटिव होगी। तो जब हम ये बात करते हैं कि मुल्तान का सेविंग रेट जो है 12% है, इसका मतलब ये है कि मुल्तान का जो एवरेज सेविंग है मुल्तान की वो है 12%। मुल्तान की जो एवरेज सेविंग है वो है 12%। तो इस तरह से हम जो है एक एवरेज का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये एवरेज को हम कहते हैं कि ये है मेजर ऑफ लोकेशन। या सम टाइम यहाँ पे अब देखें, अब एग्जांपल्स मजीद यहाँ पे दी हुई है, हम इन एग्जांपल्स को ले लेते हैं कि हम डेली टीवी पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑन एवरेज। तो ये जो हमने बात की है ऑन एवरेज टाइम स्पेंड ऑन टीवी, तो ये बेसिकली हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि हमने ऑन एवरेज कितना जो है टीवी देखा है। जाहिर बात है डेली हम अगर हम कहते हैं कि ऑन एवरेज हमारा टीवी वॉच टाइम जो है वो 3 आवर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज ही 3 घंटे फिक्स देखते हैं, कभी हम 3 घंटे से ज़्यादा भी देखते हैं, कभी कम भी देखते हैं। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें टीवी वॉच टाइम तो वो तकरीबन 3 आवर्स आता है। किसी भी इंडिविजुअल के हवाले से हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा खैर, भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई, जैसे उसने कहा है कि द एवरेज यूएस होम चेंजेस ओनरशिप एवरी 11। तो अब जो हमारे पास डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन क्या शो करती है? डिस्पर्शन शो करती है जी स्प्रेड, कि डेटा का फैलाव कितना है, डेटा कितना जो है वो उसमें डेटा में वेरिएशन कितनी है। डेटा में वेरिएशन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं कि डेटा में वेरिएशन और डेटा की एवरेज, ये दोनों क्यों ज़रूरी है और दोनों किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कि लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल जैसे दी हुई है कि एक कंपनी है जी, वो कंपनी एवरेज एनुअल इनकम जो है एग्जेक्टिव्स को देती है। जो कंपनीज इंटरनेट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो एवरेज जो है इनकम जो है उनकी है $80,000। और दूसरी साइड पे जो फार्मास्यूटिकल फार्म है उसमें एवरेज इनकम है उनके एम्प्लॉयज़ की, वो भी 80,000। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है फर्म्स वो बराबर हैं। दोनों फर्म्स जो हैं, ये दोनों कंपनियां जो है उनमें जॉब करना जो है इंडिफरेंट है लोगों के लिए। जाहिर बात है दोनों की एवरेज इनकम जो है वो 80,000 है, $80,000 है। तो बज़ाहिर हमें एवरेज जो है यहाँ पे ये शो करती है कि दोनों में जॉब करना जो है वो बराबर रिटर्न रखता है। लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी वेरिएशन के ऊपर। मीन्स अगर एक कंपनी ऐसी है कि उसके अंदर एवरेज तो है 80,000, लेकिन 80,000 जो एवरेज है वो इस तरह से है कि उस कंपनी में जो हाईएस्ट सैलरी है जी वो 1 लाख है, ये $1 लाख। और उसी कंपनी में जो लोएस्ट सैलरी है वो 60,000 है। अब 60 और 1 लाख को एवरेज करके इस 60 और 1 लाख की एवरेज अगर आप लें तो वो आती है 80,000। तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ए जो है उसमें जो एवरेज सैलरी है वो $80,000 है, लेकिन उसमें मिनिमम सैलरी जो है वो 40,000 है और हाईएस्ट सैलरी मिनिमम सैलरी $60,000 है और हाईएस्ट जो सैलरी है वो $1 लाख है। जब उसकी एवरेज ली तो $80,000 आ गई। एक ये कंपनी है। अब दूसरी कंपनी है
जिसमें ये जो मिनिमम और हाईएस्ट जो उनकी सैलरी है वो ज़रा मुख्तलिफ है। हम सपोज करते हैं कि दूसरी कंपनी में जो मिनिमम जो उसकी इनकम है वो है जी $20,000, मिनिमम जो है वो है $20,000, जबकि उसमें जो मैक्सिमम है वो है जी, हम सपोज कर लेते हैं कि ये है 160, ये है जी $140,000, उसमें मिनिमम है जी $20,000, जबकि उसमें मैक्सिमम है 140,000। अब इसकी अगर आप एवरेज लें तो अगेन जो है वो कितनी आती है, 80,000 आती है। तो अब ये दूसरी फर्म जो है उसमें मिनिमम जो सैलरी है वो $20,000 है, जबकि हाईएस्ट सैलरी जो है वो 140,000 जो है वो डॉलर्स है। तो अब हमने दो कंपनीज की एग्जांपल ली, एक में मिनिमम सैलरी जो है वो 20 है और उसमें मैक्सिमम 140 है, दूसरी कंपनी में मिनिमम 60 है और हाईएस्ट जो है वो $1,00,000 है। तो आपके ख्याल में अब दोनों में से ज़्यादा बेहतर कंपनी कौन सी है, जिसकी मिनिमम जो है वो सैलरी जो है वो 60,000 है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगी कुछ लोगों की नज़र में। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में वो कहते हैं ये नहीं, हमें तो हाई सैलरी जो है वो उसका लेवल देखना है। कुछ लोगों के लिए दूसरी कंपनी ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज के लिए प्रेफरेंस दोनों मुख्तलिफ लोगों की डिफरेंट हो सकती है। तो अब इसके अंदर क्या है कि दोनों कंपनी से जो सैलरी मिल रही है वो उसकी एवरेज 80,000 है, लेकिन एक कंपनी की मिनिमम जो है वो 20 है, मैक्सिमम 140 है, और दूसरी कंपनी की मिनिमम 60 है और मैक्सिमम जो है वो 1,00,000 है। तो अब यहाँ से जो डेटा का स्प्रेड है हम वो देख सकते हैं कि डेटा का स्प्रेड कितना है। एक कंपनी में मिनिमम वैल्यू 20 और मैक्सिमम 140, 140 माइनस 20, इसका स्प्रेड कितना है 120 का, 20,000 और 140 का डिफरेंस कितना है 120। मींस जो सेकंड फर्म है उसका स्प्रेड ज्यादा है, उस सेकंड फर्म में सैलरी का में स्प्रेड ज्यादा है, जबकि कंपनी वन जो है उसके अंदर कितनी थी 60 मिनिमम और 1,00,000 जो है वो मैक्सिमम। अब उसमें स्प्रेड कितना है सिर्फ और सिर्फ 40,000 का। तो इस तरह से जो स्प्रेड है डेटा का वो भी शो करता है कंपनी की वर्थ के बारे में, कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब इन दोनों फर्म से अगर आप देखें तो एवरेज तो सैलरी की बराबर आ रही है। तो अब ये जो है प्रेफरेंस मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जहाँ पे एवरेज जो है हमें उस वो डेटा के बारे में डिस्क्राइब करती है, एवरेज हमें कुछ सिचुएशन को शो करती है, वहां पर जो डेटा का स्प्रेड है, डेटा की डिस्पर्शन है, डेटा में वेरिएशन है, वो भी जानना जरूरी है। डेटा में वेरिएशन को हम देख सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू, डेटा में डेटा की एवरेज वैल्यू को हम नोट डाउन कर सकते हैं मेजर ऑफ लोकेशन के थ्रू। तो मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये दो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मेथड यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, हम इसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह की एग्जांपल यहाँ नीचे दी गई है। द सैलरीज फॉर द एग्जीक्यूटिव इन द इंटरनेट फर्म range firms range from 70,000 to 90,000, but salaries for the marketing executive in pharmaceutical range from 40,000 to 120,000। अब यहाँ से हमें दोनों कंपनीज की जो स्प्रेड है जो है ना, पहला जो टॉपिक है वो है जी पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के अंदर हम देख सकते हैं पॉपुलेशन मीन बेसिकली क्या है। पॉपुलेशन मीन जो है वो एवरेज है वैल्यूज की, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, पॉपुलेशन मीन उसकी एवरेज है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आपके सामने मैंने शो किया है। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास पॉपुलेशन की, हम उसे ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन मीन। जिस तरह ये फार्मूले में आप देखें कि फार्मूला क्या है जी मीन का, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन। इसको नीचे फिर फार्मूला फॉर्म में लिखा गया है, म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे जो सिंबल यूज किया गया है पॉपुलेशन मीन के लिए वो सिंबल है म्यू। ये म्यू जो है यहाँ पे शो करता है पॉपुलेशन के मीन को। हमारे पास एक है सैंपल मीन और एक है पॉपुलेशन मीन, दो चीजें हैं। तो सैंपल मीन को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन को हमने शो कैसे करना है।
पॉपुलेशन मीन को हमने शो करना है जी म्यू से, और इसके साथ अब देखें कि इसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल एक्स। जो कैपिटल एक्स है ये पॉपुलेशन की वैल्यूज का सम है। समीशन एक्स जो है, कैपिटल एक्स जो है, ये पॉपुलेशन की वैल्यूज को शो कर रहा है, कैपिटल एक्स जो है। फिर नीचे लिया गया है कैपिटल एन। ये कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन की नंबर ऑफ वैल्यूज को शो कर रहा है, कैपिटल एन। तो खैर इस फार्मूले को यूज करते हुए हम ये पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट कर ये हमने जो यूज़ किया है फार्मूला पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करने के लिए, इसके अंदर जो म्यू है ये शो कर रहा है पॉपुलेशन मीन को, कैपिटल एक्स यूज कर रहा है, शो कर रहा है पॉपुलेशन की वैल्यूज को, कैपिटल एन यूज शो कर रहा है कि ये पॉपुलेशन की नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो ये जो अब हमारे पास एवरेज यहाँ पे आई है इस पॉपुलेशन की, इसे हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर है। जो एवरेज आई है ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर। ये ही सिंपल है पॉपुलेशन मीन जो है कैलकुलेट करना, जिसको हमने यहाँ पे अभी ये किया है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं एग्जांपल एक सॉल्व करके यहाँ पे दिखाई गई है कि ये आप देखें कि ये हमारे पास पॉपुलेशन की लेट्स सपोज कुछ वैल्यूज़ हैं, ये 11, 4, 10, 4, 9, 3, ये अप टू 1, 2, 1, ये पॉपुलेशन की तकरीबन 42 जो है ये वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ का अगर हम निकालना चाहें पॉपुलेशन मीन, हम यहाँ पे पॉपुलेशन मीन जो है इस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इन तमाम 42 वैल्यूज़ को ऐड करें और हम इसको 42 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू आई या जो म्यू की वैल्यू है वो है 4.57। ये है पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 4.57। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जो हमने इसमें देखी। अच्छा नेक्स्ट जो है वो है सैंपल मीन। सैंपल मीन किसके लिए यहाँ पे लिया गया है कि ऊपर हमने बात की थी पॉपुलेशन मीन की। पॉपुलेशन में जारी बात है, पॉपुलेशन तो चूंकि लार्ज नंबर्स में होती है, लार्ज नंबर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल से डेटा लेते हैं और सैंपल से डेटा लेने के बाद हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। अच्छा जो हमारे पास सैंपल मीन है, सैंपल मीन के अंदर जो है जाहिर बात है हमारे लिए पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो उसका भी हम सैंपल मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैंपल मीन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये सामने दिया गया है कि सैंपल मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द सैंपल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल। इसको फार्मूला फॉर्म में लिखा गया है एक्स बार, कैपिटल एक्स बार यहाँ पे शो कर रहा है सैंपल मीन को। ये कैपिटल एक्स यहाँ पे शो कर रहा है जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उसको शो कर रहा है, उसका सम शो कर रहा है। कैपिटल एक्स समीशन एक्स जो है ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज को शो कर रहा है। जबकि नीचे लिया गया है स्मॉल एन, ये स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल, ये इसको शो कर रहा है कि सैंपल में कितनी वैल्यूज हैं। इस यही सारी इंफॉर्मेशन जो है 3.2 इक्वेशन के नीचे भी दी गई है कि एक्स बार क्या है, सैंपल मीन है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको हम इजीली जो है वो समझ सकते हैं। तो जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी सैंपल की बेस पे, उसकी बेस पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या कहलाएगा, सैंपल स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है स्टेटिस्टिक। ये स्टेटिस्टिक्स किससे निकाली गई है, ये सैंपल से निकाली गई क्योंकि सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक है। ऊपर जो वर्ड हमने यूज किया है वो है जी पॉपुलेशन के अंदर जो हमने वर्ड यूज किया है वो है पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। पैरामीटर हमेशा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन, जबकि स्टैटिस्टिक होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल। खैर अब एक सैंपल यहाँ पे लिया गया है जिससे कि हमारे पास 12 वैल्यूज हैं, 90, 77, 94 और ये 113, 83 तक वैल्यूज हैं। हमने इससे निकालना है मीन, अरिथमेटिक मीन भी इसे हम कहते हैं। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला जो हमने ऊपर लिया है कि तमाम वैल्यूज जो है सैंपल की उसे ऐड कर दें और उसको हम नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास क्या आया, सैंपल मीन 97.50 एक्स बार हमारे पास आया जी 97.50, ये है अरिथमेटिक मीन। अच्छा अब नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन की
या सिंपल जो एवरेज है मीन की, अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आता है कि ये जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एवरी सेट ऑफ इंटरवल और रेशियो लेवल डेटा हैज ए मीन। मीन जो भी इंटरवल है या रेशियो लेवल डेटा है उसका एक मीन जरूर होगा। इंटरवल डेटा कौन सा होता है जिसमें 2 वैल्यूज होती हैं, और रेशियो लेवल डेटा कौन सा होता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या सिंपल बगैर वो फ्रैक्शन के होता है। तो जो भी इस तरह का डेटा है इंटरवल या रेशियो लेवल का, उसका कोई ना कोई मीन जरूर निकलेगा। जैसे हम बात करें एज, जैसे हम बात करें इनकम या वेट या डिस्टेंस, इन तमाम जो वैल्यूज हैं इनका मीन जरूर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड जो है वो है ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द मीन, कि जो भी वैल्यूज हैं वो इंक्लूड की जा सकती हैं। जैसे सैंपल की अगर हम बात करें तो सैंपल की सारी वैल्यूज जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं जब भी हम मीन को निकाल रहे होते हैं। मीन किसी वैल्यू को हम स्किप नहीं करते मीन निकालते हुए, इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी इसकी वो है द मीन इज यूनिक, कि मीन की जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी। मीन अगर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं तो 10 वैल्यूज का मीन एक ही वैल्यू आएगी। ये नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि इन 10 वैल्यूज का मीन ये भी है और इन 10 वैल्यूज का मीन जो है वो ये भी है। तो 10 वैल्यूज का जो मीन है वो एक ही वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी, तो इसलिए कहा कि मीन इज यूनिक। फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन इज जीरो, कि जब हम डेविएशन निकालेंगे मीन वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू का मीन वैल्यू से तो वो जीरो आएगा। इसका यदि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन इज जीरो, जब हम किसी भी एक खास वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उन तमाम डेविएशन का अगर हम सम लेंगे तो वो इक्वल टू जीरो आना जरूरी है, वो इक्वल टू जीरो ही आएगा। जैसे यहाँ पे उसने ये शो किया है कि लेट्स सपोज हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 3, 8, 4, ये 3 वैल्यूज हैं 3, 8 एंड 4। इन 3 वैल्यूज का मीन अगर निकालें तो क्या आएगा 5। तो इन 3 वैल्यूज का मीन आ गया 5। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिससे ऊपर कहा गया है कि डेविएशन फ्रॉम द मीन, एक्चुअल वैल्यू 3 है, इसको पहले हमने मीन से माइनस किया, फिर एक्चुअल वैल्यू 8 है, इसको हमने मीन से माइनस किया, फिर एक्चुअल वैल्यू 4 है, इसको हमने मीन से माइनस किया। तो इसका आंसर क्या है 3 - 5 -2, 8 - 5 3 और 4 - 5 -1। तो -2 + 3 -1 इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो इनका आंसर क्या आता है 0। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये जो हमने एग्जांपल ली है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करती है, फोर्थ प्रॉपर्टी को ये जो है वो सेकंड करती है। ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो मीन जिससे हमने बात की कि मीन जो है एक बैलेंस पॉइंट होता है। मीन का मतलब क्या है कि मीन जो है एक बेसिकली बैलेंस्ड पॉइंट होता है, दोनों साइड्स को बैलेंस करता है। अगर कुछ वैल्यूज राइट साइड पे हैं कुछ वैल्यूज लेफ्ट साइड पे हैं तो मीन जो है वो राइट और लेफ्ट साइड की दोनों साइड्स को बैलेंस करेगा। इसलिए यहाँ पे आप देखें तो इसको यहाँ पे जो है एक तराजू के थ्रू इसको यहाँ पे शो किया गया है कि दरमियान वाली वैल्यू जो है वो 5 जो है वो मीन है। मीन की कुछ वैल्यूज जो है राइट साइड पे होंगी, कुछ वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड पे होंगी। अगर उन वैल्यूज का वेट किया जाए तो दोनों साइड जो हैं वो बराबर आएंगी। तो हमने इसलिए यहाँ पे ये इसको तराजू के थ्रू शो किया गया है इस मीन को, क्योंकि मीन जो है वो एक बैलेंस पॉइंट शो करता है, डेटा का बैलेंस पॉइंट शो करता है। खैर अब इसमें देखें एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मीन अनड्यूली इफेक्टेड बाय द यूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीन की वैल्यू अगर डेटा के अंदर एक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और अचानक 1 2 3 4 5 6 के बाद आ जाता है 200, तो डेटा का मीन जो है जो 200 की वैल्यू है उसकी वजह से लार्ज आएगा। जबकि अगर हम देखें तो डेटा के अंदर वैल्यूज तो ज्यादातर स्मॉल थी 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद आगे अचानक से वैल्यू 200। तो ये जो 200 आई वैल्यू इसकी वजह से क्या हुआ कि ये चूंकि बहुत लार्ज वैल्यू आ गई है तो इसकी वजह से मीन जो है वो अनड्यूली इफेक्ट होगा। जबकि आप देखें तो डेटा के अंदर वैल्यू ज्यादातर जो है वो 1 2 3 4 5 6 थी, स्मॉल थी, लेकिन डेटा का मीन जो है वो लार्ज आएगा। जाहिर बात है 200 एक बड़ी वैल्यू है जिसकी जो इसको मीन की वैल्यू को इफेक्ट करेगा। अच्छा अब डेटा के अंदर अगर स्मॉल वैल्यू हो तो वो भी मीन को इफेक्ट करता है।
डेटा के अंदर स्मॉल वैल्यू मीन को कैसे इफेक्ट करती है कि लेट्स सपोज हम देखते हैं कि जी डेटा है, लेट्स सपोज हमारे पास ही 11 ये डेटा है, लेट्स सपोज हमारे पास ही 1000 1005 1010 और अचानक से इसके बाद आ जाता है 1, तो और साथ साथ में आता है 2, तो दो वैल्यूज बड़ी हैं और दो वैल्यूज हैं छोटी है। मींस एक वैल्यू है 1005 1000 1010, ये 3 वैल्यूज बड़ी हैं और 3 वैल्यूज छोटी हैं 1 2 3। तो अब इसकी वजह से जो मीन की वैल्यू है 1 2 3 1000 1005 1010, इसकी वैल्यूज जो हैं वो जो 3 स्मॉल वैल्यूज हैं इसकी वजह से इफेक्ट होगी मीन की वैल्यू। चूंकि मीन की वैल्यू जो है स्मॉल वैल्यू की वजह से इफेक्ट होती है, तो अब इसका अगर हम मीन निकालेंगे 1 2 3 1000 1005 और 1010, तो मीन की वैल्यू जो है वो स्मॉल वैल्यूज की वजह से इफेक्ट होगी। तो ये जो हमारे पास कुछ मीन के हवाले से चीज़ें थी कि मीन का ड्रॉबैक्स क्या है, जो हमने ये भी लिखा देखा, मीन अनड्यूली इफेक्टेड बाय यूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। ये बेसिकली मीन का जो है एक ड्रॉबैक यहाँ पे उसने ये डिस्कस किया है। फिर अजी रिव्यू क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चन में उसने कहा है जी कि ये कुछ जो है ना वो इनकम के सैंपल की वैल्यूज हैं। अब आपने निकालना है सैंपल मीन, ठीक है, फार्मूला लिखना है, सैंपल मीन निकालना है। तो अब एक थर्ड इसका जो सी पार्ट है वो है जी इज द मीन यू कंप्यूटेड इन बी ए स्टैटिस्टिक और ए पैरामीटर। मीन जो आपने बी पार्ट में कैलकुलेट किया है वैल्यू, वो स्टैटिस्टिक है या पैरामीटर है? यकीनन वो स्टैटिस्टिक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल से आती है, पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन से आता है। क्योंकि हमारे पास है ही सैंपल, तो हमारे पास स्टैटिस्टिक तो कैलकुलेट हो सकती है लेकिन पैरामीटर कैलकुलेट नहीं हो सकता इस गिवन इंफॉर्मेशन से। व्हाट इज योर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन? तो अब ये जो है ये बताना ज़रा मुश्किल है कि व्हाट इज़ योर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का ज़ाहिर बात है जो हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक अवेलेबल है वही हमारा बेस्ट एस्टिमेट है यहाँ पे, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी को कहेंगे। तो खैर इसके बाद ये क्वेश्चन 2 है और फिर उसके बाद नीचे जो है हमें दी गई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं इसी मीन के हवाले से, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं नीचे मूव कर रहा हूँ, ये इसमें सिंपल एवरेज है जो आपने लेनी है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वो मेथड है वो है वेटेड मीन। अब से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक मीन, अब हमारे पास सेकंड मेथड है वेटेड मीन। तो वेटेड मीन जो है वो किस लिए यूजफुल है, हमने क्यों अरिथमेटिक मीन की जगह पे यहाँ पे वेटेड मीन को डिस्कस किया? तो वेटेड मीन जो है बेसिकली वो स्पेशल केस है अरिथमेटिक मीन का, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो हैं सिमिलर एक डेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो, तो सिमिलर वैल्यूज अगर 10 दफ़ा आ रही हैं तो हमें उन 10 दफ़ा उन वैल्यूज को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज 3 जो है डेटा के अंदर 10 टाइम्स आ रहा है, तो हम बजाय 3 3 3 3 3 को 10 दफ़ा लिखें और फिर उसको सम करें, तो हमारे लिए बड़ा इजी है, हम बड़ा सिंपल है कि हम 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें कि 3 जो है 10 टाइम्स आया है, तो हमने 10 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 3 कर दिया। इससे हमारे पास ये बेसिकली हमने क्या किया है, वेट असाइन किया है। ये हमारे पास क्या आ गया, वेटेड मीन आ गया। अब जाहिर बात है 3 10 टाइम आ रहा है, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 भी करेंगे, तो इस तरह से उसका मीन निकाल लेंगे। अगर डेटा में मल्टीपल वैल्यूज हैं, जो मल्टीपल वैल्यूज हैं बार बार रिपीट हो रही है, तो जितनी दफ़ा रिपीट कर रहे हैं हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम जितनी दफ़ा वैल्यूज हैं वो उसका वेट बन जाएगा और उसको उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक मीन है, जिसके अंदर जो सैंपल है वो 90.90.90.90 और 1.25 ये ऑनवर्ड हम देख सकते हैं 1.50। अब इस डेटा में 0.90 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 टाइम्स, और 1.25 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 टाइम्स। 1.50 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 टाइम्स आया है। तो ये वैल्यू टोटल कितनी है, 10, तो इसलिए 10 से डिवाइड किया गया है और हमारे पास मीन आया इसका अरिथमेटिक मीन 1.22। तो अब अगर हम वेटेड मीन का फार्मूला अप्लाई करना चाहें, तो वेटेड मीन का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम एक तो लिखेंगे एक्स बार के साथ नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे शो कर रहा है वेटेड मीन को। हमने उसी तरीके से जिसका हमने डिस्कस किया कि 3 टाइम्स आया था 0.90, तो हमने 3 मल्टीप्लाई 0.90 किया, प्लस 4 टाइम्स आया था 1.25, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.25 किया। 3 टाइम्स आया था 1.50, तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 1.50 किया, इसको डिवाइड किया हमने 10 से, तो हमारे पास क्या आ गया, वेटेड मीन 1.22।
तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वेटेड मीन। ये नीचे फार्मूला भी उसमें दिया हुआ है कि वेटेड मीन का फार्मूला क्या है। W1 X1 मीन्स, जब W1 मीन्स कि ये जो वेट जैसे 3 टाइम आया था 0.90, तो 3 क्या है 0.90 का वेट। W1 मीन्स पहला वेट, किसका वेट है जी, ये X1 का, मीन्स पहली जो वैल्यू है जो मल्टीपल टाइम्स आई है। फिर W2 सेकंड वेट किसका जी, X2 का। फिर W3 ये इसका 3 का वेट है। तो ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं सैंपल के अंदर, उस जितनी दफा रिपीट हो रही हैं वो उसका वेट बन जाएगा। तो खैर डिवाइड बाय हमने करना है W1 मीन्स पहला वेट, सेकंड वेट, थर्ड वेट जो है, तमाम वेट्स को ऐड कर लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा वेटेड मीन का। तो इसी को दोबारा फिर नीचे लिखा गया है सम ऑफ WX डिवाइड बाय सम ऑफ ये समीशन W। तो ये फार्मूला बन गया जी हमारे पास वेटेड मीन का, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब नीचे देखते हैं एक एग्जांपल दी गई है इसी से रेलेवेंट, कि उसके अंदर उसने कहा जी कि एक कंपनी के अंदर जो है वो कुछ लोगों को पे किया जाता है पर आवर 16.50, 19 और 25 पर आवर। अब 26 एम्प्लॉयज़ हैं, 14 को पे किया जाता है 16.50, 10 को पे किया जाता है 19 और 2 को पे किया जाता है $25 पर एम्प्लॉय जो है पे किया जाता है। अब हमने निकालना है मीन आर्ली रेट पेड दी 26 एम्प्लॉयज़। तो वेट हमें दे दिया है जी, 14 वेट है 16.50 का, 10 वेट है 19 का और 2 वेट है 25 का। तमाम वेट्स को ऐड कर दिए, नीचे ये आ गया समीशन W, ऊपर हमने वेट से मल्टीप्लाई किया वैल्यू को, तो ये ऐड करते चले गए, हमने डिवाइड किया तो हमारा मीन की वैल्यू क्या आई 18.1154। ये है जी वेटेड मीन की वैल्यू। तो ये भी सिंपल एक मेथड है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सेल्फ रिव्यू दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज दी गई है, इस एक्सरसाइज को भी जो है हम सॉल्व कर सकते हैं और हम इससे जो है ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक हमने डिस्कशन की, ये हमारी डिस्कशन थी एवरेज के बारे में। एवरेज के दो हमने मेथड देखे, एक था अरिथमेटिक मीन, दूसरा था वेटेड मीन। ये जो अरिथमेटिक और वेटेड मीन हमने यहाँ पे मेथड इसका देखा है एवरेज का, तो ये बेसिकली किसके बारे में शो करता है, मेजर ऑफ लोकेशन के बारे में। कि हमने मेजर ऑफ लोकेशन को अभी डिस्कस किया है, हमने यह कह लें कि लोकेशन की मेजरमेंट हमने उससे रेलेवेंट डिस्कशन की है। तो आज की जो है हमारी डिस्कशन में इतना ही है। तो आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।